ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो हम जो हैं ल्यूकोपोइसिस को कंटिन्यू कर रहे थे और इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हम जो है बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे जो है और वो कौन कौन सी सर्टेन स्टेजेस हैं जिनसे होते हुए जो है एक मैच्योर्ड हमारे पास WBCs की जो एक लाइन होगी, एक ब्लड लाइन में जो वो सेल्स होंगे वो कैसे कैसे वहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो हाफ ऑफ द पोर्शन हमने पढ़ लिया था और वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गई, उस सब के लिए आप सब से जो है सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे जो है, बट कभी कभार जो है हो नहीं पाता है अदर काम होने की वजह से, बट मैं फिर भी है ना मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर अपलोड कर सकूँ, है ना। पहले तो कोशिश रहेगी कि 2 वीडियो अपलोड कर सकूँ। ठीक है, चलो अब बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में जो है मल्टीपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं और ये स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे बोन मैरोज में। ठीक है ना। अब ये जो स्टेम सेल्स होते हैं इनमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद जो है ये हमारी 2 डॉटर सेल्स बना देंगी। इनमें से जो पहली डॉटर सेल होगी वो वापस से स्टेम सेल्स बन जाएगी, है ना। जो पहली डॉटर सेल होगी वापस से स्टेम सेल बन जाएगी और जो दूसरी वाली होगी वो ब्लास्ट सेल होगी। और वो जो ब्लास्ट सेल बनी है वो ब्लास्ट सेल जो है किस पाथवे को फॉलो अप करती है, क्या वो लिम्फॉइड सीरीज में जाएगी या माइलॉइड सीरीज में जाएगी, ये डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप का सिग्नल मिला है। अगर उसे सिग्नल मिला है कि हाँ बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आ गया है या फॉरेन एजेंट्स आ गया है, फॉर एग्जांपल लाइक बैक्टीरियाज हो गए, हमारे वायरसेस हो गए, पैथोजेंस हो गए, है ना, या पैरासाइट्स हो गए, अगर इन्हें ये लगता है कि ये बाहर से आए हैं और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं तो वाली सीरीज एक्टिवेट हो जाएगी या वाला पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर इसे ऐसा लगता है कि हाँ बॉडी में जो है लाइक खून कम हो गया या RBC कम हो गया, एक तरीके से सॉरी, है ना, RBC कम हो गए हैं, है ना, तो इसके लिए क्या करेगा वो माइलॉइड सीरीज चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी उसमें जो है हमने देखा था कि ब्लास्ट सेल्स जो है फर्स्टली वो क्या करता है माइलोब्लास्ट में जाएगा। ठीक है, पहला जो उसका स्टेज है वो माइलोब्लास्ट है। माइलोब्लास्ट में हमने कुछ पढ़ा था, उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो इसमें इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने पहले वाले लेक्चर में उसे क्लियर कट वहां पे बताया और यहाँ पे जो है मैं इतना इससे डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है ना। माइलोब्लास्ट के बाद हमारी जो स्टेज बनी थी वो थी हमारी प्रोमाइलोब्लास्ट। प्रोमाइलोब्लास्ट में जो है इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो अगेन कम हो जाता है और प्रोमाइलोब्लास्ट के बाद बनता है आपका माइलोसाइट एंड माइलोसाइट के बाद बनता है आपका मेटामाइलोसाइट। माइलोसाइट वाली स्टेज अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहीं पे जो है सर्टेन जो उसने अपने सेल्स बनाने थे अलग अलग उसमें डिफ्रेंशिएट होना था वो यहीं पे होता है। कहाँ पे? माइलोसाइट में। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, हमेशा नहीं, बुक कॉपी में सॉरी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, माइलोसाइट के बाद हमारी स्टेज आती है मेटामाइलोसाइट एंड मेटामाइलोसाइट के बाद हमारी जो स्टेज होती है वो थी हमारी बैंड सेल। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसे पूरा डिटेल में डिस्कस कराया तो प्लीज वहां जाके उसे आप देख लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं। अब बैंड सेल के बाद हुआ क्या? ठीक है ना, तो मैं ऑलरेडी मैंने जो है वो जो एक पूरा चार्ट मैंने आपको समझाया था, पहले आप उसे जाके देखें। अगर आप उसे देख लेंगे एक बार तो आपको सारा चार्ट जो है इजीली याद हो जाएगा और उसकी स्टेजेस भी आपको जो है इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है ना। तो बैंड सेल के बाद हुआ क्या कि बैंड सेल के बाद जो है वो अपने, है ना, जैसे वो ब्लड लाइन में गए, ब्लड लाइन में जाके बाद जो अपनी मैच्योरिटी की तरफ, अपने मैच्योर फेज की तरफ वो सेल जाने लगे और अपना एक डेजिग्नेटेड जो एक वर्क है या वो जो सेल था उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी थी वो उसको अटेन कर लेता है। ठीक है ना। तो पहला जो हमारा सेल है वो कौन सा है? वो है मैच्योर इओसिनोफिल। ठीक है ना। तो मैच्योर इओसिनोफिल का जो साइज होता है इट्स अराउंड 11 to 16 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है ना। और ये न्यूट्रोफिल से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना। अगेन जो इसका न्यूक्लियस होता है वो बायलोब्ड होता है। ठीक है ना। और इसके जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो बड़े डेंस हो जाते हैं। ठीक है ना। जो क्रोमेटिन है वो बड़े डेंस हो जाता है आपस में, है ना, बिल्कुल एक मास बना देता है, एक गुच्छे जैसा बना देता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है ये बिल्कुल डेंसली फिल्ड हो जाता है ना। इसके पास ऑरेंज ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये एक ही साइज के होंगे, है ना। कभी कभार हमने देखा होगा कि रैंडम साइज के होते हैं, कुछ बड़े हो गए कुछ छोटे हो गए, पर ये इओसिनोफिल के पास जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? यूनिफॉर्म होंगे और ये न्यूक्लियस को ओवरलैप नहीं करते, मतलब उसके ऊपर जाके जो उसके साथ हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मैच्योर बेसोफिल।
इसका जो साइज होता है, इसका जो एवरेज साइज होता है वो होता है आपका 10 माइक्रोमीटर, सॉरी ये होगा आपका 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब 10 से 11 के बीच में जो है ये हो सकता है, ठीक है ना। इसका जो न्यूक्लियस है अगेन साफ तरीके से नहीं दिखता है, एंड द क्रोमेटिन इट गेट मास्क्ड बाय द ग्रेन्यूल्स। अब मास्क का मतलब क्या होता है? मास्क का मतलब ये होता है कि सपोज जैसा मेरा अभी ये फेस है, ये आपको दिख रहा है, और मैं कोई मास्क ले आऊं और अपने चेहरे के आगे लगा दूं, तो क्या आपको मेरा चेहरा दिखेगा? नहीं। इसी को हम कहते हैं मास्किंग, है ना, इसी को हम कहते हैं क्या? मास्किंग। और ये हिस्टोपैथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जहां पे हम मास्किंग करवाते हैं। तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहां बात करेंगे, बट फिलहाल तो ये वाला पोर्शन देखते हैं, ठीक है ना। तो मास्किंग कर रहा है किसकी? इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस को भी ओवरलैप कर रहा होता है। आगे देखेंगे साइटोप्लाज्म, इट इज पेल ब्लू टू पेल पिंक इन कलर एंड दीज ग्रैन्यूल्स अगेन दिस कवर अप द न्यूक्लियस। मतलब ये जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस को जो है ओवरलैप कर रहे होते हैं। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है अगेन ये 4 से 8 आवर होती है, मतलब 4 to 8 आवर्स होती है इन सर्कुलेटिंग ब्लड। मतलब जो ब्लड लाइन हमारी चल रही है, एक जो लाइव पर्सन है उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, सर्कुलेशन में है, और उस सर्कुलेशन में जो है ये हमारे जो मैच्योर बेसोफिल हैं ये 4 से 8 घंटे तक उसमें रहेंगे, ठीक है ना। एंड 4 से 5 दिन तक जो है ये टिश्यूज में सर्वाइव करते हैं और वहां रहते हैं। अब ऐसा है क्योंकि वहां रह क्यों रहे हैं, ये भी तो मेन पॉइंट तो यही है कि ये क्या, तो ऐसा इसलिए है कि ये जब तक ये सर्कुलेशन में है तो ये क्या करेंगे भाई, ब्लड को भी तो फिल्टर करना है। हम डेली बहुत सारे पैथोजेंस के कांटेक्ट में हैं, डेली बेसिस में सांस ले रहे हैं, है ना, कभी कुछ हो जाता है, कभी छोटी छोटी इंजरीज हो जाती है, तो वहां से भी जो है पैथोजेंस बैक्टीरियाज है ना एंटर कर जाते हैं। और ये तो ऐसी चीजें हैं जो दिखती भी नहीं है नॉर्मल आंख से, इससे नेकेड आई से, सॉरी, है ना। उसके लिए हमें चाहिए दूसरी आंख जो कि होती है माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो इतना समझ आ गया कि जो हमारा बेसोफिल है इसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी, इट्स 4 to 8 आवर्स इन सर्कुलेटिंग ब्लड एंड देन इट रिसाइड्स इन द टिश्यूज फॉर 4 to 5 डेज। अब बात करते हैं मोनोसाइट की। जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट जो है 10 से 20 घंटे तक ब्लड में रहेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ये टिश्यूज में चले जाता है और वहां पे या तो ये मंथ तक सरवाइव कर पाते हैं और बहुत सारे तो जो है ईयर्स तक सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है ना। और लिम्फोसाइट अगेन ये भी जो है कुछ हफ्ते और कुछ महीनों तक जो है सरवाइव कर लेते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो WBCs के फॉर्मेशन में जो है हेल्प करते हैं, तो आओ देखते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। पहला तो है हमारा एमिनो एसिड, दूसरा है हमारा विटामिन B12, तीसरा है हमारा फॉलिक एसिड, चौथा है हमारा CSF, पांचवा हमारा विटामिन B6, ठीक है। तो एमिनो एसिड और विटामिन B12 तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है WBC को फॉर्म करवाने में, ठीक है, लेकिन जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हेल्प आउट कराता है न्यूक्लियस को सिंथेसाइज करवाने में, न्यूक्लियस बनाने में हेल्प करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। क्या कि फॉलिक एसिड जो है WBC में जो न्यूक्लियस होता है उसको सिंथेसाइज कराने के लिए हेल्प करता है। CSF होता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, है ना, डिफरेंट टाइप के कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होंगे वहाँ पे, ठीक है ना। मोनोसाइट हो सकते हैं, मैक्रोफाज स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये जाते हैं और जो भी रिस्पॉन्स या जो भी सिग्नलिंग वहाँ पे मिली है उसके अकॉर्डिंग जो है ये फैक्टर स्टिमुलेट होते हैं और अपने तरीके से जो है आगे काम करते रहते हैं, ठीक है ना। अगेन विटामिन B6 की बात कर लेते हैं, ये साइटोप्लाज्म के मैचुरेशन में काम करता है, ठीक है ना। तो यहीं पे जो है हमारा जो ये ल्यूकोपोइसिस वाला जो पूरा एक स्टेजेस थे विद इसके जो स्टेजेस थे, है ना, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोब्लास्ट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल्स, और उसके बाद जो बने हमारे मैच्योर ईओसिनोफिल, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई, न्यूट्रोफिल रह गई भाई। न्यूट्रोफिल जो है ईओसिनोफिल से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है ना। एंड अगेन उसकी भी लाइफ स्पैन जो है सर्टेन वीक्स टू, है ना, ब्लड में कुछ आवर्स रहते हैं एंड देन कुछ टाइम तक जो है वो सर्वाइव कर पाता है, ठीक है ना, जब तक कि उसको वो रिस्पॉन्स मिला नहीं तभी। और हाँ, ये चीज़ हमेशा याद रखें, ये चीज़ें जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में तभी आएंगे अगर इन्हें पता चलता है कि बाहर से हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट आ गया है। अब फॉरेन एजेंट कोई सा भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है ना। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि फॉरेन एजेंट में जो है कौन कौन से
वो चीज़ें होती हैं सारी जो हमारी बॉडीज को जो है प्रोवोक करती हैं कि ये WBCs जो है एक्टिवेट हो जाए। ठीक है ना गाइस, तो यहीं पे हमारा जो है ये ल्यूकोपोइसिस था जो ख़त्म हो गया है, एरिथ्रोपोइसिस हमने ख़त्म कर दिया है, ल्यूकोपोइसिस हमने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लेटलेट की फॉर्मेशन में जो है बहुत सारी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है ना गाइस, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़रूर अपने दोस्तों के शेयर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड अगेन मैं बता दूं ये आपको नोट्स बनाने में ज़रूर हेल्प आउट करेगा। ओके गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।